पूरे सैनिक भाइयों, आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा लंबा होगा। कृपया करके इसको देखें भी और शेयर भी करें। शेयर मेरे लिए नहीं कि मेरे को इससे कोई पैसा मिलेगा। भाई, मेरे को सैनिक समाज में आठ साल हो गए। मेरे को यूट्यूब की तरफ से बाबा जी का ठल्लू भी नहीं मिला। बहुत सारे चैनल बनाए, बहुत सारे बंद हो गए, क्योंकि जो मेरे वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ही पूर होती है। क्योंकि अच्छे कैमरे नहीं होते, पर्दा नहीं होता, कोट पैंट मैं पहनता नहीं। मैं तो एक नॉर्मल सा एक पूरे सैनिक हूँ, दरी पे बैठने वाला इंसान हूँ, बस इतना ही है। दूसरी बात, जो मैं मैसेज देता हूँ वो सिर्फ जवानों तक पहुँचाने के लिए कि जवान अपने हकों की आवाज़ उठाएं, अपनी जो उसके हक बनते हैं वो भारत सरकार से लेने के लिए आगे आए, बस इतना ही है। जवान भाइयों, आप जो इस महान शख्सियत को तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप इस कार्ड को भी भली भांति जान गए होंगे। 2013 की जो रेवाड़ी में रैली हुई थी, अगर उसमें कोई शामिल हुआ होगा तो ये उनके लिए निमंत्रण पत्र था। इसके पीछे बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के कर्नल जनरल हैं, एयरफोर्स के कमांडर हैं, नेवी के एडमिरल हैं, बहुत सारे। इनमें से बहुत सारे सम्मानित सदस्य संसद के अंदर भी हैं और बहुत सारे सम्मानित सदस्य राज्यपाल भी हैं या केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर भी बैठे हुए हैं। जवान भाइयों, जब ये रैली हुई थी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कि इतनी पुरानी मांग है तो इसको हम पूरी करेंगे, जो मौजूदा सरकार ने उस समय घोषणा की थी। और उस समय सैनिकों ने भरपूर इनको वोट दी थी, आस पड़ोस की भी वोट इनको डलवाई थी। और आज वर्तमान सरकार जो बैठी है उसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वो पूर्व सैनिकों ने निभाई थी, ये सब जानते हैं। क्योंकि पूर्व सैनिकों की जो वोट है देश में वो 5 करोड़ से ऊपर हैं और तकरीबन 140 MP सीटों को पूर्व सैनिक सीधा प्रभावित करते हैं। पर वन रैंक वन पेंशन जो मिली वो आप लोगों को मालूम है कि वो 42,700 करोड़ रुपया किस वर्ग को गया। इस पे फिर बात करते हैं। दूसरी, मेरे पास में एक लेटर है। ये लेटर 17 जनवरी 2022 का है और 20 जनवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन की हेयरिंग होती है। उससे 3 दिन पहले इंडियन एक्स सर्विस लीग के द्वारा यह पत्र लिखा जाता है, जो अभी तक 6 दिन हो गए करीब, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया होगा, अगर बाई स्पीड पोस्ट भी भेजा होगा तो। इसके अंदर जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर करतार सिंह माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को एक दरखास्त करते हैं कि जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन का चल रहा है उसके अंदर कोई ऐसा आदेश पारित किया जाए कि भाई जो वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन है उस पर हमारी कोई रोक नहीं है, सरकार उसको चाहे तो कर सकती है। जबकि इस लेटर के अंदर पूरी लॉजिक राजनीतिक है। अगर माननीय ब्रिगेडियर करतार सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले ही ये चिट्ठी लिखते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग में बैठे हैं, जिस संस्था के अंदर करोड़ों रुपये हैं, आप इसकी एक रिट भी दाखिल कर सकते थे, आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं लगना था और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जा भी सकते थे, पहले भी ले जा सकते थे। ये ऐन मौके पे चुनाव के समय, जब 5 राज्यों में चुनाव है, उस समय ये पत्र कैसे जारी किया गया, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। और मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि जो सैनिकों में एक मैसेज आए कि सरकार सेकंड रिवीजन करना चाहती है, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन रैंक वन पेंशन का केस चल रहा है, इसलिए वो इसको नहीं कर सकती। ये मैसेज, ये राजनीतिक मैसेज है और राजनीतिक के द्वारा छटवाया गया है। आपको मैं एक बुकलेट दिखाता हूं। ये वन रैंक वन पेंशन की बुकलेट है। ये आज से एक डेढ़ महीने पहले माननीय रक्षा मंत्री ने भी अपनी सोशल मीडिया से इसको पोस्ट किया था। इसके
सेकंड पेज पे माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी है और उनका एक छोटा सा मैसेज भी है, मैं पढ़ के बता देता हूं। आज से 5 साल पहले भारत ने हमारे महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो साहसपूर्वक हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। 5 ईयर ऑफ OROP एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों तक भारत ORP का इंतजार करता रहा। ये माननीय प्रधानमंत्री का मैसेज है। इसी बुकलेट में 8 नंबर पेज पे सिर्फ सबसे लास्ट में मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके अंदर क्या है, पेंशन का निदान हर 5 साल में किया जाएगा। मतलब 1.5 महीने पहले सरकार ये बोल रही है कि 5 साल के बाद में 1 रैंक 1 पेंशन का निदान किया जाएगा। तो जब ये बुकलेट जारी कर सकती है तो 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड का रिवीजन क्यों नहीं जारी किया जा सकता। उसके बाद में हमारी माननीय रक्षा मंत्री के साथ में 2 जनवरी को एक मुलाकात होती है। मुलाकात में हम सेकंड रिवीजन की मांग करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री कहते हैं कि इसके कागजात फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी घोषणा हो जाए। हम उसी आधार पे बोलते हैं कि 14 जनवरी वेटरन डे के ऊपर घोषणा हो सकती है, पर नहीं हुई। आप ये पकड़ने की कोशिश करो कि ये सारा जो लॉजिक है ये राजनीतिक है, और ये जो पत्र लिखा गया है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के द्वारा, ये राजनीतिक हित साधने के लिए कि मैं भी कुछ राज्यपाल बन जाऊं या MP बन जाऊं। अभी मैंने इसी पत्र के आधार पर माननीय इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के सम्मानित सदस्य प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर को हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी कि आपके पेन में या तो कोई कमी है या आपका पेन सही चलता नहीं है, तो आप चाहते हो कि मैं नया पेन लेके आ जाऊं तो मैं लेके आ जाऊं। आप ऐसा ही लेटर माननीय हाई कोर्ट में भी लिखें दिल्ली में, कि जहां पर मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है कि वो उसके ऊपर वो डिसीजन दे। दूसरी बात, आप कई साल से इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग में बैठे हैं, तो आप कोई ऐसा पत्र दिखाएं जो आपने जवानों के हित में लिखा हो। अगर आपने नहीं लिखा हो तो अभी लिख दीजिए। मिलिट्री सर्विस पे की समानता की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान की बात हो, CSD ECHS की समानता की बात हो, या सिवन पे कमीशन का 2.81 फार्मूले की बात हो, आप उसके ऊपर पत्र लिखिए। पर नहीं लिखा गया। आज 6 दिन हो गए। उसके बाद में बहुत सारे पिछले लोगों के नीचे कमेंट आते हैं उसी वीडियो में कि आपका बहुत अच्छा है, ये हमारे ही हैं, ये आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कमेंट किया तो आप लिखवाओ। आप हमारी जवानों की हकों की आवाज जो है, जो संविधान के दायरे में है और संवैधानिक है, आप उसके ऊपर लेटर लिखवाओ। हम तो साथ हैं, हम तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर के भी साथ हैं कि वो हमारी बातों को तो उठाए। दूसरी बात भाई, मेरे पास में और बहुत सारे इनके मांग पत्र हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, या जो एयरफोर्स एसोसिएशन है, नेक्सा है, इन्होंने कभी डिसेबिलिटी पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, 2.81 फार्मूले की, या सहायक प्रथा बंद करने की, कहीं भी इन्होंने जवानों की मांगों को नहीं उठा। यहां तक CSD के अंदर जवान को जिंदगी भर एक ही गाड़ी मिलती है, वहीं पर रिटायर्ड ऑफिसर को हर 8 साल के बाद में एक गाड़ी मिल जाती है, उसकी भी बात नहीं उठाई। ये बात कहां पे उठाते हैं? ये बात वो क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट गिरो राज करो। ऐसा ही लेटर एक इंडियन एक्स सर्विस लीग ने 3 मई 2019 को लिखा। इनके जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नल, उन्होंने क्या लिखा ESW को कि जो जेसीओ रैंक है उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 10,500 कर दी जाए। इसका भी एक लॉजिक है लिखने का कि उन्होंने जेसीओ रैंक के लिए क्यों लिखा, क्योंकि जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है वो पूरे भारतवर्ष में है, और उसके जो डेलीगेट हैं, जो उसको सदस्य हैं, जो डेलीगेट आते हैं, वो 70% से ज्यादा जेसीओ कैप्टन रैंक है, और वही वोट दे के इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाते हैं। तो उनको साधने के लिए, पर जेसीओ रैंक की भी नहीं हुई 10,500। यहां तक जेसीओ रैंक की तो
पेंशन ही कम हो गई। जब 2016 से पहले वाले ज्यादा ले रहे हैं और जो वर्तमान में आ रहे हैं वो पेंशन कम ले रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने लेटर नहीं लिखा। ये हमारे जो रिटायर्ड जेसीओ साहिबान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को किस तरह का चश्मा चढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात भाई, आज गणतंत्र दिवस है, बहुत ही लॉजिक है ये वीडियो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे लिए शेयर करना, पूरा देखना इस वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटों को रख रहा हूं मैं। आज गणतंत्र दिवस है, देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे को एक नया संविधान मिला और संविधान मिलने के बाद में देश में एक संविधान हो गया। वहीं पर हमारे जो सेना थी उसके अंदर आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे। जब आज हमारी जो भारतीय सेना है वे विश्व की शक्तिशाली सेना है, आधुनिकीकरण की तरफ चल रही है, तो आज जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है वो तीनों सेनाओं में क्यों चल रहे? क्या हम आज आजाद भारत के कानून नहीं बना सकते? आज जो वातावरण भारतीय सेना में है, जो आज का वर्तमान समय है, प्राकृतिक है, क्या उसके अनुसार हम नए कानून नहीं बना सकते या उन्हीं को ढोते रहें जो आज से 100 साल पहले बनाए गए थे? इसके अंदर आप देखोगे इस पेज के ऊपर, तो इसके अंदर क्या है? इंडियन आर्मी एक्ट 1911, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1914, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932, ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी चल रहे हैं। पर इनके ऊपर कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर या उसकी एसोसिएशन इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती कि ये कानून बदली होनी चाहिए। जवान भाइयों, ये चीज। दूसरी बात मेरी भाई, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सैनिक जो ऑफिसर यूनियनों से जुड़े हुए हैं या समय के हिसाब से बहुत सारे जवानों ने यूनियनें बनाई हैं, संस्थाएं बनाई हैं, पर उनके पीछे जो बैठे हैं वो जो अध्यक्ष हैं या तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या उनके जो पैटर्न हैं वो भी ऑफिसर हैं। मेरा उनसे सवाल, आप ये बोलते हो कि हम संविधान के दायरे में अपनी मांग उठाएंगे, तो आपको यूनियन बनाए हुए आज 4 या 5 साल हो गए, आपके पास में कोई ऐसा लेटर है? जिस तरह से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले सालों से आवाज उठा रही है कि जवानों की मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन ये सम्मान होनी चाहिए, सीएसडी के अंदर भेदभाव खत्म होना चाहिए, ह्यूमन पे कमीशन का 2.81 फार्मूला सभी पे लागू होना चाहिए, बहुत सारी है, सहायक प्रथा खत्म होनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक ये लेटर लिखे। दूसरी बात, मेरा पिछले लोगों से भी सवाल है कि आप के जो जिस अधिकारी के पीछे आप चल रहे हो, रिटायर्ड अधिकारी के पीछे, उस रिटायर्ड अधिकारी ने आपकी आवाज, आपके हकों की मांग को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है? नहीं की है। जवान भाइयों, आप ये सोच रहे हो कि कोई आपके लिए भगवान बन के उतरेगा, तो कोई नहीं उतरेगा। आपको अपनी मांगे आप उठानी पड़ेंगी। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जवानों के लिए लड़ रहा हूं, मैं जवानों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं जवानों की मांगों को उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ उठा रहा हूं मैं अपनी मांगों को, क्योंकि मेरी पे पेंशन कम है, मेरी सुख सुविधाएं कम है, मैं उसमें बढ़ोतरी चाहता हूं, सिर्फ ये बात है, और संविधान के दायरे में चाहता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि जितने भी सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, अगर वो अपनी मांग उठाते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई सेना की जो सेना रिटायर्ड ऑफिसर की यूनियन है या कोई भी इंडिविजुअल सेना का अधिकारी, वो मांग करता है भारत सरकार से कि मेरे को जो 10 बोतल मिलती है दारू की वो कम मिलती है, मेरे को 30 बोतल मिलनी चाहिए, तो भाई मैं समर्थन करूंगा उसका, मैं लेटर भी लिखूंगा उसके लिए कि जी इनकी जायज मांगे। अगर वो बोलते हैं कि मेरी डिसेबिलिटी पेंशन 2,72,000 रुपया कम है, वो 5 लाख होनी चाहिए, तो मैं 5 लाख के लिए भी उनका समर्थन करूंगा। मिलिट्री सर्विस पे वो बोलते हैं कि 15,500 कम है, 30,000 होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं करूंगा, सिफारिश करूंगा, लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा और उनके साथ में संघर्ष भी करूंगा। अगर वो बोलते हैं कि ह्यूमन पे कमीशन का जो फार्मूला 2.81 कम है और उसकी जगह पे 5 का होना चाहिए, तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मैं हर चीज का समर्थन करूंगा। पर क्या भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड ऑफिसर, क्या जवानों की
मांगों का समर्थन करते हैं? क्या करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो पिछले लोग हैं। अगर समर्थन करते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर विवाद कहां पे है? अगर वो हमारा समर्थन करते हैं तो वो लेटर क्यों नहीं लिखते? आप उनकी एसोसिएशन में हो, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि क्या मिलिट्री सर्विस पे जो रिक्स बढ़ता है, जो 6 मीटर कपड़ा पहनने का बढ़ता है, जो अलाउंस है, क्या वो एक सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान नहीं होनी चाहिए? जिसकी 2 आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पूरे दिन बिस्तर के ऊपर 24 घंटे उसके मुंह से राल टपकती रहती है, क्या उस डिसेबल्ड सोल्जर को न्याय का अधिकार नहीं है? क्योंकि वो कुछ सालों का ही मेहमान होता है जिसके मुंह से राल टपकती है। क्या वो जीवते जी अपने लिए न्याय नहीं देख के जा सकता? क्या वो गलत है? क्या सभी को 2.81 का फार्मूला गलत है? तो वो इसके लिए क्यों नहीं लगते? कभी आपने देखा? मेरे को तो 8 साल हो गए, मेरे को तो अभी तक कोई मिला नहीं। अगर आने वाले दिन में किसी भी तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सेना अफसर ने हमारी मांगों का समर्थन किया तो मैं उसके पैर भी छूंगा, तहे दिल से मैं उसका धन्यवाद भी करूंगा और गुलदस्ता भी लेके जाऊंगा। और भाई मैं तो उसके लिए अच्छी मेवे की मिठाई भी लेके जाऊंगा अगर वो हमारी मांगों का समर्थन करते हैं। जब जवान उनकी मांगों का समर्थन कर सकते हैं तो अधिकारी गण को भी जवानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात भाई, बहुत सारे जगह पे है, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। एक अभी अभी लुधियाना पंजाब में मीटिंग होती है, पिछले 15-20 दिन पहले। वहां पर सेना के रिटायर्ड कर्नल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को सबसे ज्यादा गालियां देते, अच्छी से अच्छी गालियां देते। वहां पर सबसे ज्यादा सूबेदार और कैप्टन साहब होते हैं मौजूद ऑनरेडी। एक भी सूबेदार और ऑनरेडी ने उठ के ये सवाल नहीं पूछा भाई गालियां क्यों दे रहे हो आप? क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल ने, कपिल फौजी ने आपकी भैंसें खोल ली, आपके घर में घुस गई, या आपके प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या आपके खेत पे कब्जा कर लिया? भाई गाली क्यों दे रहे हो? भाई गाली दे रहे हो। और वो कर्नल नहीं दे रहे। बहुत सारे 8 साल में मैंने बहुत सारे जनरलों कर्नलों की गालियां सुनी है, पर आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा भाई गालियां क्यों दे रहे हो। वो तो यही तो बोल रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे समान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन समान होनी चाहिए, 2.81 का फार्मूला मिलनी चाहिए, विधवा पेंशन 30% है वो 50% होनी चाहिए, सीएसडी ईसीएचएस में भेदभाव खत्म होना चाहिए। भाई 1000 रुपये एक सिपाही दे रहा है, 1000 रुपये जनरल दे रहा है, जनरल को वीआईपी रूम मिल रहा है और सिपाही को जनरल वार्ड मिल रहा है। भाई मेरे को तो, मैं 1000 रुपये दे रहा हूं तो मेरे को चाहिए वीआईपी रूम, ऊपर पंखा लगा हो, साइड में एसी चल रही हो और एक बेड लगा हो। मेरे को तो वीआईपी ठाट बाट चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी मांग उठा रहा हूं। तो भाई हमने तो उनके सुविधाओं में तो हम ये बोल ही नहीं रहे कि इनकी काट दो उनकी काट दो। तो लड़ाई आप गालियां क्यों दे रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आई कि लोगों की गाली वो कैसे दे रहे। दूसरी बात, वहीं पर सवाल उठता है कि वो जो कर्नल आए हुए थे वो बोलते हैं कि हम भी जवानों के बच्चे हैं, और ये सवाल बहुत सारे आते हैं। जो हमारे जवान भी बोलते हैं कि नहीं, जो अफसर होते हैं वो जवानों के परिवार से जाते हैं 70%। और मैं 8 साल से बोल रहा हूं 70% नहीं 101% जो अधिकारीगण होते हैं वो जवानों के ही बच्चे होते हैं, किसानों के ही बच्चे होते हैं, मजदूरों के ही बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब हम अपने जायज मांगों को पीछे धकेल दें, हम मांग नहीं उठाएं, हमारे को अपनी पे पेंशन नहीं बढ़वानी चाहिए? क्या हमारे को इसी से सीएसडी के अंदर भेदभाव खत्म नहीं करना चाहिए? क्या हम ये नहीं कहें कि हमारे को भी हर 8 साल में एक गाड़ी मिलनी चाहिए सीएसडी से, और हमारे को ताज जिंदगी एक ही गाड़ी मिलती है? तो इसका तो कोई लॉजिक है नहीं भाई। दूसरी बात भाई, मैं सबसे बड़ी बात क्या है, ये कभी आप लोगों को सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। आप लोग उन यूनियनों को भी देखो जो यूनियन अभी अभी पैदा हुई है 2-4 साल में, जो आपको गुमराह करती हैं, आपके बीच में उठ के जाती हैं, दिल्ली से जाती हैं, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है, जो गेम से चलते चलते ऑनरेडी के पद तक पहुंच गए। कोई सूबेदार बन गया, कोई ऑनरेडी बन गया, जिन्होंने कभी नाइट ड्यूटी नहीं दी, कभी बर्फ में नहीं खड़े हुए, ट्रैक सूट में नौकरी कर ली। वो अब जवानों की मांगों के बारे में क्या जानेंगे? वो सिर्फ जानते हैं
सदस्य के नाम पे 11,000 ले लिए, 21,000 ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिए, जबकि उनके पीछे जो पैटर्न, जो अध्यक्ष हैं, वो सेना के अधिकारी हैं। वो बोलते हैं कि वो तो सिर्फ बैठे रहते, काम हम ही करते हैं। भाई जब तुम करते हो तो कलम तुम्हारे हाथ में है, तो तुमने 5-6 साल निकाल दिए, तो तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा? तुम रक्षा मंत्री से क्यों नहीं मिले? तुम भारत सरकार तक क्यों नहीं पूछे? तुमने संघर्ष क्यों नहीं किया? तुम जाके मोर्चाबंदी क्यों नहीं करी? तुमने जाके प्रदर्शन या भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठे? जो पेन तुम्हारे पास में है, ये सिर्फ आपके मनोवैज्ञानिक आपके दिमाग को हाईजैक करते हैं और पैसा निकालते हैं आपकी जेबों से, और उठ के फिर दिल्ली भाग जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। हमारे ही जवान भाई हैं, मैं वो अधिकारीगण की बात नहीं कर रहा, जवानों में ही इतने जबरदस्त माइंड के आए हैं कि वो पैसा निकालना। अभी आपने देखा होगा, कभी मैंने पैसे की मांग नहीं करी, कभी मेरे यूट्यूब के ऊपर एक अकाउंट नंबर नहीं चलता मिलेगा, नहीं भाई मैंने नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जो भाई, जिस भाई का मैं काम करता हूं, किसी कागज का, लिखित का, किसी का पूर्व सैनिक का, और उसका काम हो जाता है, तो वो बोलता है कि भाई मैं कुछ दान देना चाहता हूं, मैं उसको सिर्फ संस्था का अकाउंट नंबर देता हूं, भाई आप डाल दो 200, 400, 500 जो डालना है, जबकि उस संस्था के अकाउंट में मेरा कोई पद ही नहीं है, ना मेरे कोई साइन का लेना देना। ये है, इतना ही है भाई। जवान भाइयों मैं अपनी बात को विराम दूं लास्ट में। जवान भाइयों, अब मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है, ये चीजें सबके पास में नहीं है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DGCM, माननीय रक्षा मंत्रालय में जो सिविलियन एम्प्लॉई है उनकी 49 एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। उसमें 4 सबसे बड़ी है, हाईलाइट कर रखी मैंने। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन, कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। ये इसके बाद में आप देखोगे जो फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं सिविल एम्प्लॉय, उनकी अलग एसोसिएशन है। चाहे बहुत सारी इसमें, चाहे वो नेवल से हो, चाहे भाई अपने एयरफोर्स से हो, जो सिविलियन है, चाहे PCDA से हो, कहीं से भी हो। उसके बाद में B ग्रेड वालों की अलग है, क्लर्कों की अलग है, मजदूरों की अलग है, सफाई कर्मचारियों की अलग है, चौकीदारों की अलग है। इन्होंने सब ने अपनी अपनी अलग अलग एसोसिएशन है। ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का है। यहां तक DRDO की जो सीनियर वैज्ञानिक है उनकी भी एसोसिएशन अलग अलग है। आप इसको समझने की कोशिश करो, और ये लास्ट में आप देखोगे 49 एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। आप समझिए कुछ कि इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। एक जो मान लो एक रिटायर्ड सिपाही है, वो आपने पता ही भाई गांव में ही है, तो गांव में बिजली भी कम आती है, गलियां भी कच्ची हैं। और आप बात करो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, UP, वहाँ एक जिले से गांव में जाने के लिए कई कई घंटे लग जाते हैं। और एक जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है वो चंडीगढ़ में रहता है, जयपुर में रहता है, लुधियाना में रहता है, कलकत्ता में रहता है, बेंगलोर में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, लुधियाने में रहता है, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। वो अपने लेवल की बातें उठाएगा। क्योंकि आप ये देखो, एक तो जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है जिसकी बड़ी बड़ी सीटें हैं, अच्छी बड़ी गाड़ी है, और एक जो आल्टो में चल रहा है। भाई देखो, मनोवैज्ञानिक तो होता ही है हर आदमी को, तो इसीलिए इन्होंने 49 एसोसिएशन बना दी कि भाई जो मजदूरों की बात है, जो नीचे लेवल की तबके की बात है, वो हम ही उठाएंगे, हम ही लेके जाएंगे भारत सरकार तक, कि कोई इसमें से जो सिविलियन एम्प्लॉय है, जो फर्स्ट क्लास का ऑफिसर है, वो हमारी भीड़ को दिखा के और अपने हित ना साध जाए। ये इसलिए 49 इनकी अलग अलग हो गई, ना तो इनकी भी एक एसोसिएशन रह सकती थी, एक ही रह सकती थी। इसी तरह से हमारी जो जवानों की मांगे हैं वो बहुत अलग है, वो संविधान के दायरे में है और संवैधानिक है कि हमारे को सम्मान मिलना चाहिए। और इसीलिए ये जो अपनी आवाज है, आप अपनी आवाज अपने आप उठाओ। आपके लिए कोई भगवान बन के नहीं उतरेगा कि आप ये सोच रहे हो कि कोई आपकी आवाज उठाएगा तो 75 साल हो गए
किसी ने आप जवानों की हकों की आवाज नहीं उठाई। अगर मेरे को 8 साल हो गए, 8 साल में मेरे को कोई भी तीनों सेनाओं का रिटायर्ड ऑफिसर ये कहते हुए नहीं मिला कि सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे एक समान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान होनी चाहिए, CSD ECHS के अंदर भेदभाव खत्म होना चाहिए, हर 8 साल के बाद में जवान को गाड़ी मिलनी चाहिए, 7 पे कमीशन का फार्मूला 2.81 सब पे लागू हो। मेरे को तो आज तक मिला नहीं, जिस दिन मिल जाएगा मैं तो उसके पैरों में अपना माथा टेक दूंगा। ये होगी अपनी बातें। अगर गालियां तो दे सकते हैं, हर आदमी का अधिकार है भी गालियां दो, ये करो वो दो। जवान भाइयों, ये संविधान का हक है कि आप अपनी आवाज खुद उठाओ। आप उनसे भी बच के रहना है जो मोक्टा तो जवान का लगाए हुए हैं पर पीछे उनके रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हैं। यहां किसी का विरोध नहीं है, यहां सिर्फ अपने हकों की लड़ाई है। अगर कोई ये बोलता है कि ये विरोध है तो बिल्कुल नहीं है। मैंने जब ये बोल दिया कि अगर कोई सेना का रिटायर्ड अधिकारी ये बोलता है मेरी फैसिलिटी कम है, मेरी मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी या कुछ और वो लेटर लिखता है या भारत सरकार के पास में के लिए वो प्रदर्शन करता है, तो मैं उसके प्रदर्शन में शामिल होता हूं उसकी फैसिलिटी बढ़वाने के लिए। पर क्या कोई जब जवान अपनी हकों की आवाज कर रहे हैं तो कोई जवानों के पीछे आके खड़ा होएगा? रिटायर्ड ऑफिसर होगा तो भाई वो सामने आए और वो कहे तो हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जवान भाइयों, मैं अपनी बात को विराम दूं, वीडियो हो गया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने आसपास के ग्रुपों में। और हमारा एक ही उद्देश्य था कि भाई आप अपनी जगह पे, जहां आप तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जहां रहते हो वहां पे अपनी छोटी मोटी संस्थाएं बनाओ, उससे अपने जवानों की जो मांग है वो उठाओ। अगर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवानों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उठाओ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उठाओ। और यही हमारा मेन रहा। कभी आप लोगों ने देखा होगा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कभी ये नहीं कहा कि सदस्य ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आज इसको सदस्य दे रहे हो। अगर यही हम 8 साल में करते तो आज मेरे हिसाब से भारतवर्ष में सबसे बड़ी संस्था और सबसे ज्यादा पदाधिकारी हमारे होते। पर नहीं, हमने जागरूक में ही लगे और आगे भी यही करते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सदस्य लो, ये लो, वो लो। मेन मकसद है कि सभी जो यूनियन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपने लिए वो संविधान के दायरे में वो अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाए और वहां से अपने लिए अपनी हकों की अपनी मांगों को पूरी करवा के लेके आए। जय हिंद, वंदे मातरम और जय भारतीय सेना, और भाई गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं।